हैं मैं उनसे आप सबको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। डॉक्टर निलय तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गौतम बुद्ध गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, अयोध्या। वी वेलकम यू सर, ओवर टू यू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लखनऊ ने पिछले कुछ महीनों में जो गतिविधियां की उनसे मैं लगातार जुड़ा भी रहा, उनको ऑब्जर्व भी करता रहा। और ये बहुत अच्छा है कि कोविड-19 की क्राइसिस में जिस चीज़ें ऑनलाइन हुई उसमें जिन भी संस्थाओं ने प्रोएक्टिव मेजर्स लिए वो काफ़ी इंडिविजुअली अपने स्तर पर भी काफ़ी सक्सेसफुल रहे और सोसाइटी के लिए भी काफ़ी कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो उसमें से आपका कॉलेज भी एक विशेष स्थान रखता है। और आज आपने स्पेशली पद्मा मैडम ने मुझे ये मौका दिया कि इस मंच से मैं अपनी बात कह सकूं। जो विषय मुझे दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी, तो नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत ही वाइड विषय है, तो सारी चीज़ें तो उसके अंतर्गत कवर करना पॉसिबल नहीं है, या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी सारे हम लोग नहीं कवर कर सकते। तो इस समय जिस प्रेजेंट क्राइसिस में हम लोग हैं या जिस प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग हैं उसमें नेशनल सिक्योरिटी के क्या मायने हैं, क्या उसके डायमेंशंस हमको अलग अलग दिखाए जा रहे हैं, क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमको इंटरनेशनलिज्म या ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में देखनी होगी। क्योंकि सभी जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पूरा विश्व गुजर रहा है, लेकिन एक प्रकार से कोविड-19 की क्राइसिस के बाद उस पर एक ब्रेक लगा और इस ब्रेक ने बहुत सारी चीज़ें एक सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया कि क्या हम जिस दिशा में जा रहे थे वो सही था कि नहीं सही था। तो इंडिविजुअली जो थिंकर्स हैं उन्होंने भी बहुत सारे अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, स्टेट्समैन हैं अलग अलग कंट्रीज के, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो कुछ जो नई चीज़ें यहाँ उभर के सामने आ रही हैं, हालांकि हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अभी केवल इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, क्योंकि अभी पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर नहीं हुई है कि आगे क्या होगा, लेकिन ये इमर्जिंग ट्रेंड्स किस तरीके की हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो चैलेंजेस आ रहे हैं या जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो उन पर नज़र डालने का प्रयास करेंगे। तो ये जो एक आइडिया है इंटरनेशनलिज्म, जिसको अभी काफ़ी जो है सेलिब्रेट किया जा रहा था, और खासतौर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस इंटरनेशनलिज्म के आइडिया को काफ़ी बल मिला, और जो ग्लोबलाइजेशन है यानी कि जो कैपिटलिज्म का ग्लोबल स्तर पर जो एक्सटेंशन है उसको भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सपोर्ट मिला। और अब हम ये कुछ लोग ऐसा भी कहने लगे हैं कि इससे एस्केप नहीं किया जा सकता, यही हमारी डेस्टिनी है। तो ऐसे लोगों के सामने एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो गया है कि वाकई में क्या ये डेस्टिनी है हमारी, और क्या हमको इसी दिशा में चलता रहना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके की क्राइसिस डेवलप हुई उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो क्राइसिस, जो वायरस की उत्पत्ति है वो केवल चाइना के एक प्रांत में हुई, वुहान प्रोविंस की वो प्रॉब्लम थी। और इस तरीके से एपिडेमिक्स जो है वो इतिहास में कोई नई बात नहीं है कि पहली बार कोई एपिडेमिक हम लोग को देखने को मिला हो। बहुत सारे एपिडेमिक्स शुरू में रहे हैं, आते जाते रहे हैं, उनका असर या तो लोकल रहा है या नेशनल रहा है या कुछ प्रांतों तक सीमित रहे हैं, लेकिन ये एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है। तो सबसे बड़ी बात है कि अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस क्यों है। अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस इसलिए है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो गए, और उस इंटरकनेक्टेडनेस के साथ साथ जो चीज़ और बढ़ गई है वो है इंटरडिपेंडेंस। और ये वर्ड वैसे तो सुनने में अच्छा लगता है इंटरडिपेंडेंस, लेकिन अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सेंस में देखा जाए तो या व्यक्तिगत के स्तर पर देखा जाए तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना ये कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। आजकल जो ग्लोबलाइजेशन ने जो चीज़ें क्रिएट की हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है जो प्रोडक्शन लाइन्स हम लोग की हैं। अब चाइना की अगर आप सिचुएशन देखिए तो चाइना आज की वर्ल्ड इकोनॉमी को गवर्न करने की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि सारी प्रोडक्शन लाइन जो है वो चाइना के थ्रू जा रही है। तो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस केवल इंडिया की नहीं, इंडिया की तो है ही है, खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज की तो और भी ज़्यादा डिपेंडेंस जो है वो चाइना के ऊपर है। और इसीलिए अब जो ये क्राइसिस डेवलप हुई उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है।
कि अभी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर चला और जिसमें कि शुरू में यूएसएसआर और यूएस का इन दो ब्लॉक्स के बीच में काफी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन रही, फिर सोवियत संघ के टूटने के बाद फिर यूएस को माना गया कि एक इमर्जिंग पावर या एक अकेली पावर के रूप में जो है यूएस उभर के सामने आया। प्रश्न है इंटरनेशनलिज्म और नेशनलिज्म के बीच में, क्योंकि जो विषय था बीच में जो डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और इसमें भी यही है कि डिपेंडेंसी, क्योंकि हम लोग नेटवर्क के ऊपर है, इसलिए नेटवर्क जैसा रहता है उस हिसाब से हम लोग को भी चलना पड़ता है। तो ये जो डिपेंडेंसी है, इंटरनेशनल डिपेंडेंसी है अलग अलग नेशंस की एक दूसरे के ऊपर, जो ग्लोबलाइजेशन ने जिसको बहुत ही तेजी से शूटअप कर दिया, आज की डेट में उसको क्वेश्चन किया जा रहा है। क्यों क्वेश्चन किया जा रहा है? जैसे कि जो इंटरनेशनल बॉडीज रही, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, रीजनल बॉडीज के रूप में, या जैसे हम लोग WHO की बात करते हैं, आजकल बहुत नाम लिया जा रहा है WHO का। तो WHO, UN, यूरोपियन यूनियन, इस तरीके की जो रीजनल बॉडीज या जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो आज की डेट में बिखर रही हैं। क्यों बिखर रही हैं? क्योंकि स्टेट्स ये चाह रहे हैं कि उनका जो रोल है वो फिर से मजबूत हो, और उनका ये मानना है कि ये सारी इंटरनेशनल बॉडीज फेल हो रही हैं। जैसे सबसे बड़ा सवाल तो WHO के ऊपर लग रहा है आज की डेट में कि WHO ने जिस तरीके से पूरी, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारी थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको जिम्मेदारी दी थी कि आप इस चीज को देखिए कि अगर इस तरीके की कोई भी पैंडेमिक ग्लोबल स्केल की अगर कहीं पे भी आती है तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। इसी क्राइसिस के लिए WHO को बनाया गया था, इसी तरीके की क्राइसिस को मैनेज करने के लिए WHO को बनाया गया था। लेकिन WHO ने जिस तरीके से चीजों को मैनेज किया, जिस तरीके से हर कुछ दिन पर उनके बयान बदल रहे हैं, जिस तरीके से हर कुछ दिन पर उनकी एक नई थ्योरीज आ रही हैं, तो WHO इज बीइंग क्वेश्चन्ड। तो ये केवल WHO का सवाल नहीं है, ये सवाल उस चीज का है कि जो सिस्टम हम लोग ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप किया, वो उस सिस्टम को क्वेश्चन किया जा रहा है आज के डेट में। एक प्रकार से केवल एक वर्ड में हम कहें तो वो ग्लोबलाइजेशन को चैलेंज किया जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन को क्वेश्चन किया जा रहा है आज के डेट में। कि एक प्रांत से, विश्व के एक देश के एक प्रांत से निकली हुई एक बीमारी जो है पूरे विश्व में फैल गई आज की डेट में। तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हम लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, हम लोग के जो सप्लाई चेन्स हैं, हम लोग की जो इकोनॉमीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर इतनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है, और इसकी वजह से सरवाइव करने के लिए हमको ये जरूरी है। आपने देखा कि किस तरीके से लॉकडाउन की सिचुएशन में सबसे बड़ी जो सवाल पैदा हुआ वो ये हुआ कि इकोनॉमी रन कैसे करेगी, नेशनल इकोनॉमीज ढह जाएंगी, इंटरनेशनल इकोनॉमी ढह जाएगी। तो इस तरीके से जो डिपेंडेंस है कंट्रीज की एक दूसरे के ऊपर, उसने एक नया सवाल खड़ा किया कि क्या वाकई में ये डिपेंडेंस होनी चाहिए। इसीलिए आपने भारत के कंटेक्स्ट में देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जो है वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। तो ये जो सेल्फ सफिशिएंसी की बात हो रही है आज की डेट में, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि जो इंटरनेशनलिज्म है, जो ग्लोबलाइजेशन है, उससे एक प्रकार का मोह भंग हुआ है। लोगों को ये लग रहा है कि इस तरीके की क्राइसिस जो है, जिस तरीके से क्राइसिस अचानक से पूरे विश्व में फैल गई, तो ये किस कारण से है? इसी कारण से है क्योंकि जिस प्रकार का विश्व हमने क्रिएट किया, जिस प्रकार की व्यवस्था हमने क्रिएट की, उस व्यवस्था का ही ये परिणाम है, कहीं कह सकते हैं इसका दुष्परिणाम है कि ये चीज सामने आ रही है। हर चीज का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। अभी तक केवल ग्लोबलाइजेशन को सेलिब्रेट किया जाता था, अब ग्लोबलाइजेशन को बाकायदा क्वेश्चन किया जा रहा है। और इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। सन 1909 में 1909 में महात्मा गांधी की जो पुस्तक आई थी हिंद स्वराज, उन्होंने उसमें एक चीज इंगित की थी जो आज के समय में बहुत रेलिवेंट है, बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट दिखाई देती है। उन्होंने ये कहा था कि ये जो इंटर कनेक्टेडनेस है, खासतौर से उस समय तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें डेवलप ही हो रही थी, बहुत इनिशियल स्टेज में थी, लेकिन उस समय उन्होंने इस चीज को भांप लिया था कि ये जितना भी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा है, खासतौर से जो ट्रांसपोर्ट डेवलप हो रहा है, वो आगे चल के एक बहुत बड़ी समस्या को क्रिएट कर सकता है। उन्होंने खास तौर से एपिडेमिक वर्ड यूज किया। ये केवल महामारियां फैलाने के लिए इस तरीके की चीजें जो हैं वो एक आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। और ये कंटेक्स्ट, ये जो जिस बारे में उन्होंने बात की वो रेलवेज के बारे में बात की।
उन्होंने कहा कि रेलवेज अभी तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे देश को जोड़ दिया और सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हो रही हैं, लेकिन उन्होंने ये चेताया था कि आगे चल के ये महामारी फैलाने का साधन हो सकता है। तो एक दूरदर्शी महात्मा की बात को जो है आज हम लोग देख सकते हैं कि वो चरितार्थ होते हुए दिखाई दे रही है। अब क्योंकि उनके समय में इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा था, हमारे समय में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से ग्लोबलाइज्ड है, और इसीलिए जो क्राइसिस है, जो एपिडेमिक है, ये भी ग्लोबलाइज्ड है। इसका सोर्स लोकल है, लेकिन जो इसका इफेक्ट है वो ग्लोबल हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक विश्व दृष्टि हम लोग ने विकसित की, और जहां पर हम लोग ने मान लिया था कि ग्लोबलाइजेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, हमको इससे बिल्कुल इसको स्वीकार कर लेना चाहिए और इससे बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, वो चीजें आज की डेट में जो है क्वेश्चन हो रही है। बड़े बड़े न केवल जो विचारक हैं, विचारकों ने तो पहले भी इसको चैलेंज किया था, लेकिन आज की डेट में जो स्टेट्समैन हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो पहले खुद ही इस व्यवस्था में विश्वास रखते थे, वो पीछे हटने का प्रयास कर रहे हैं। जर्मनी इसको क्वेश्चन कर रहा है, ब्रिटेन इसको क्वेश्चन कर रहा है, यूरोपियन यूनियन तो पूरी तरीके से बिखर रहा है एकदम से इसके बाद, क्योंकि वहां पर जो नेशनलिज्म का भाव है, हम सब लोग जानते हैं कि यूरोप से ही नेशनलिज्म एक प्रकार से शुरू हुआ, और आज के डेट में वो नेशनलिज्म जो है वो वापस जो है यूरोपियन कंट्रीज में पुनः जागृत हो गया। उनका ये कहना है कि इस रीजनलिज्म से, इस इंटरनेशनलिज्म से हमें कोई लाभ नहीं है, बल्कि हमने तो एक बहुत बड़ी क्राइसिस अपने मोल ले ली जो हम मैनेज ही नहीं कर पा रहे। तो इसलिए एक पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज हो रहा है, और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में नेशनल सिक्योरिटी के भी कुछ नए मायने निकल के आएंगे। और जैसा कि अभी आपके सामने रखा गया कि सेल्फ सफिशिएंसी ये सबसे बड़ा पॉइंट है, कि अगर हमको नेशनल सिक्योरिटी, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना है, किसी भी देश की अपने नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की डेट में आ रही है सेल्फ सफिशिएंसी। जो सप्लाई चेन्स हैं, खासतौर से जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो वेस्ट की कंट्रीज हैं, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग लगभग पूरी तरीके से बंद हो गई थी, जो पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंडेंट थे, अब वहां पर ये बात उठ रही है कि तो वापस जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपने देश में लाई जाए, कम से कम एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं उनकी सप्लाई चेन्स कभी भी ब्रेक ना होने पाए। इसलिए सारी की सारी जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो वापस देश में आए। तो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज के बाद अब वो फिर से जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, फिर से इंडस्ट्रियलाइज होने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक वापस लौटने का एक प्रयास जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग देख सकते हैं। और ये बिल्कुल एक आनंद कुमार स्वामी, जिस आनंद कुमार स्वामी के नाम से कुमार स्वामी फाउंडेशन लखनऊ में बना हुआ है, मैं उसका फाउंडिंग मेंबर भी हूँ। तो कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि व्हेन यू रीच द एज, जब आप एकदम किनारे पहुंच जाते हैं, क्लिफ पे पहुंच जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप लाइज बैकवर्ड्स। अगर आप अगला स्टेप फॉरवर्ड रखते हैं तो आप सीधे खाई में गिर जाएंगे। तो अगला स्टेप कहाँ रखना पड़ेगा? पीछे ही रखना पड़ेगा। तो जिस ग्लोबलाइजेशन की दौड़ में हम लोग दौड़ रहे थे, अंधाधुंध तरीके से दौड़ रहे थे, उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है, ये विश्व के सामने आज की डेट में है। केवल 2-3 महीने के अंतराल में एक समस्या जो एक छोटे से प्रांत में शुरू हुई थी, वो कैसे पूरी तरीके से ग्लोबलाइज हो गई। उसके पहले, उसके पीछे और भी चीजें आ रही हैं, जैसे कि इंटेंशन क्या था। बहुत ज्यादा लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इसमें चाइना का इंटेंशन नहीं सही था। वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रोपोगेट हुई ये प्रॉब्लम, तो ये सबसे बड़ा तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए मुद्दा आज की डेट में ये बना हुआ है। सारी फ्लाइट्स बंद कर दी गई, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, डोमेस्टिक फ्लाइट्स। आप जानते हैं कि रेलवेज, जब से रेलवे शुरू हुई है, पहली बार उनके इतिहास में ऐसा हुआ कि रेलवेज को बंद कर दिया गया। तो ये क्या बंद किया गया अल्टीमेटली? इंटरकनेक्टेडनेस। जिस इंटरकनेक्टेडनेस को, जिस इंटरडिपेंडेंस को हम सेलिब्रेट कर रहे थे, उसको एकदम से हमने शन कर दिया, एकदम से छोड़ दिया। किस लिए? अपने सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न उठा है वो सर्वाइवल का प्रश्न है। तो वो केवल नेशनल, अगर नेशनल डायमेंशन में देखेंगे तो नेशंस के सर्वाइवल का प्रश्न है, व्यक्तियों के सर्वाइवल का प्रश्न है, कम्युनिटीज के सर्वाइवल का प्रश्न है। तो कितना बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया है कि अभी तक हम लोग ग्लोबल विलेज की बात करते थे। वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है, उसको ये माना जाता था कि ग्लोबलाइजेशन झलकता है उसमें, बल्कि उसके नेतार्थ बिल्कुल दूसरे थे, लेकिन लोगों को ये कहना था कि उसमें ग्लोबलाइजेशन झलकता है। आज की डेट में ग्लोबल विलेज का आइडिया फेल होता हुआ नजर आ रहा है।
अब तो ये प्रश्न उठ रहा है कि अपना विलेज बच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये जो ग्लोबल विलेज का जो एक आइडिया हम लोग ने एक बलून क्रिएट कर रखा था, वो अचानक बर्स्ट हो गया। तो इतने ज्यादा सवाल सामने आ गए हैं, इतनी बड़ी क्राइसिस सामने आ गई है कि बहुत सारी चीजें अभी से नहीं कही जा सकती कि आगे किस रूप में वो डेवलप होंगी, लेकिन जो ट्रेंड्स हैं वो जरूर इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड है वो आ रहा है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म वापस फिर से आ रहा है। इंटरनेशनलिज्म में लोगों का विश्वास कम हो रहा है, घट रहा है, और तेजी से घट रहा है। ग्लोबलाइजेशन में बहुत तरीके से विश्वास घट रहा है। जर्मनी के आप स्टेटमेंट सुनिए, आप यूएस के स्टेटमेंट सुनिए, इन सब कंट्रीज में जो भी वेस्टर्न पावर्स हैं, सबने इस चीज को रियलाइज किया इस क्राइसिस में कि जो जिस प्रोसेस के थ्रू ये वर्ल्ड गुजर रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमको एक मेजर रीथिंकिंग की आवश्यकता है। और बहुत से लोग तो, बहुत सारे विचारक अब ये भी बात करने लगे हैं कि अब हम बिल्कुल एक नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इसलिए प्री कोरोना क्राइसिस एंड पोस्ट कोरोना क्राइसिस, तो हर चीज को अब इस बाइफर्केशन में देखा जाएगा। तो वर्ल्ड ऑर्डर को भी अब हम लोग इसी बाइफर्केशन में देखेंगे कि प्री कोरोना जो है वर्ल्ड ऑर्डर क्या था, पोस्ट कोरोना वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा। तो पोस्ट कोरोना जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा, तो उसमें जो चीज दिखाई दे रही है उभरती हुई, वो ये है कि नेशनलिज्म जो है वो काफी सुदृढ़ हो रहा है। भारत में भी आप देखते हैं कि अभी फिर से वही बात आई थी कि आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है। तो जो अभी तक ग्लोबलाइजेशन और एफडीआई और इन सब पर चर्चा होती थी कि कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडिया में और कितनी क्या चीज हो रही, अभी हो रहा है कि सारी की सारी चीजें जितना हो सके उतना हमको इंडिजिनस होने की जरूरत है, उतना ज्यादा हमको लोकल प्रोडक्शन की आवश्यकता है। कम से कम हमारी जो भी सप्लाई चेन्स हो वो अगर इंटर स्टेट ना हो तो कम से कम, अगर इंट्रा स्टेट ना हो तो कम से कम इंटर स्टेट रहे, मतलब कि नेशनल बाउंड्रीज के अंदर रहें, ताकि इस तरीके की क्राइसिस में वो सप्लाई चेन सफर ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो उभर के सामने आया है, और इस वजह से एक पूरा का पूरा जो बैलेंस है वो अपने आप में शिफ्ट हो गया है, और स्टेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आपने ये देखा कि इस क्राइसिस में, कोरोना क्राइसिस में, कुछ देश विश्व के ऐसे रहे जिन्होंने इस क्राइसिस को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया, और कुछ देश ऐसे रहे जो इस क्राइसिस को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और ये जो देश जिन्होंने नुकसान उठाना पड़ा, जिनको ये सो कॉल्ड बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज के श्रेणी में आते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जिनको डेवलप्ड कंट्रीज माना जाता है, तो उनकी श्रेणी में आते थे। तो कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने अच्छी तरीके से मैनेज किया? तो सबसे पहले इसमें क्लेम करता है चाइना। चाइना कहता है कि भाई हमारे यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई थी, लेकिन सबसे पहले जो है हमने सबसे अच्छे तरीके से इफेक्टिवली हमने कंट्रोल किया। फिर जापान ने कंट्रोल किया, साउथ कोरिया ने कंट्रोल किया, सिंगापुर जो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है उसने जो है, कॉस्मोपॉलिटन स्टेट है, उसने कंट्रोल किया। तो आज की डेट में ये सारे स्टेट्स कह रहे हैं कि आप हमको रोल मॉडल की तरीके से देखिए, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को एक रोल मॉडल की तरीके से देखिए, और कैसे हमने सिचुएशंस को मैनेज किया ये दुनिया के सामने एक रोल मॉडल बन रहा है, ये एग्जाम्पल बन रहा है। और जो स्टेट्स इसमें कमजोर पड़े, सबसे बड़ा नुकसान इटली का, साइज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इटली है, जर्मनी, यूएस ने जिस तरीके से जो रिसोर्सेज अपनी खोई इसमें, ह्यूमन रिसोर्सेज और बाकी जो इकोनॉमी को जो लॉस हुआ वहां पर, इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो कुछ स्टेट्स जो हैं उन्होंने मैनेज कर ली चीजों को, और कुछ स्टेट्स आज भी नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, या उस तरीके से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं जैसा बाकी लोग क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे एक नया प्रश्न ये है कि रोल ऑफ स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब इंटरनेशनल एजेंसीज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की उतनी भूमिका नहीं मानी जा रही है जितनी कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम है, जो नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है, वो कैसा है, वो कितना एफिशिएंट है, वो कितना एफिशिएंटली क्राइसिस को जो है उससे जूझ पा रहा है, उसको मैनेज कर पा रहा है, ये एक नया प्रश्न बन रहा है। तो जब पावर शिफ्टिंग हो रही है, जब इंटरनेशनलिज्म से हम लोग नेशनलिज्म की तरफ आ रहे हैं, तो ये भी जरूर देखना होगा कि ये जो बहुत सारे ऐसे विश्व के देश हैं कि जिन्होंने इस क्राइसिस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया, कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल सिस्टम में एक ऐसी एफिशिएंसी रही जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। और ये जरूर देखना होगा कि अब जो नए तरीके के जो वर्ल्ड ऑर्डर आएगा और जो नई पॉलिटिक्स, क्योंकि ये जितने भी वेस्टर्न स्टेट्स हैं ये सब लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, और चाइना हम सब जानते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्री है। तो इस कम्युनिस्ट कंट्री ने या एक टोटलिटेरियन जो कंट्री है उसने किस तरीके से चीजों को मैनेज किया, और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज कितनी बुरी तरीके से फेल हो गई। तो ये भी एक नया डिबेट उभर के सामने आ रहा है कि व्हाट्स द वायबल पॉलिटिकल सिस्टम,
कौन सा ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो वायबल है, जो हमारे लिए उचित है। तो ये काफी चीजें हैं जो डेवलप हो रही हैं इधर और आगे भी इसमें होती रहेंगी। तो सबसे बड़ी जो बात उभर के सामने आ रही है कि किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंसी को कम करना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी को अगर मजबूत करना है, अगर नेशनली जो है हमको मजबूत बनना है, तो हमको कहीं ना कहीं जो है डिपेंडेंसी को कम करना पड़ा। खत्म तो नहीं कर सकते, अचानक कुछ भी खत्म नहीं हो सकता। हमने देखा कि जैसे भारत ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए, चाइना के तमाम सारे ऐप्स को बैन किया, तमाम सारी कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया। इन सब के बाद भी चाइना अभी भी कॉन्फिडेंट है, वो कहता है कि इंडिया जो है वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि उसको पता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो चाइना के ऊपर आज की डेट में कितनी डिपेंडेंट है, कितना प्रतिशत व्यापार हो रहा है, उस व्यापार की वजह से जो है एक दूसरे के ऊपर कितनी डिपेंडेंसी है। तो एकदम से सारी चीजें खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ धीरे धीरे हमको जो है पुनः आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। जो गांधी जी का भी आइडिया है सेल्फ सफिशिएंसी का, तो उनका तो आइडिया बिल्कुल ग्राम स्वराज का आइडिया था, लेकिन हम उस लेवल पर अगर नहीं भी सोच रहे हैं आज की डेट में, कम से कम हमको नेशनल लेवल पर सोचना पड़ेगा कि जो नेशनल सेल्फ सफिशिएंसी है वही नेशनल सिक्योरिटी को आज की डेट में कर सकती है। कि नेशनल सिक्योरिटी अगर मेंटेन करनी है, नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखना है, तो उसके लिए नेशनल सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो इम्पोर्टेंट है। और हम लोग देख रहे हैं कि भारत और विश्व के तमाम सारे देश इस तरीके की सेल्फ सफिशिएंसी की ओर अग्रसर हैं। तो वैसे तो मैंने कहा कि बिल्कुल क्राइसिस अभी चल ही रही है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नई उभर के सामने आ रही हैं, आगे भी आएंगी, लेकिन उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। और इस पे रिसर्चेस भी चल रही हैं और रिसर्चेस भी हो सकती हैं आने वाले समय में। और बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जिस पर थिंकर्स ने विचार व्यक्त करना शुरू ही नहीं कर दिया है, बल्कि एक बकायदा अंडर करंट चल रहा है इस समय इंटरनेशनल कम्युनिटी में, नेशनल लेवल पे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक पुनः विचार करने की आवश्यकता है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हमारे सामने आने जा रहा है, हमारे सामने एक पूरी की पूरी नई व्यवस्था आने जा रही है, क्योंकि जो वर्तमान व्यवस्था है उसके ऊपर से पूरी तरीके से विश्वास लोगों का हो चुका है। तो कितनी कब ये ट्रांजिशन होगा, कैसे होगा, कितना समय लगेगा, ये एक अलग सवाल है। लेकिन जो चैलेंज है जिसको अभी तक केवल थ्योरेटिकल चैलेंज माना जाता था, आज की डेट में वो एक प्रैक्टिकल चैलेंज है। अभी तक ग्लोबलाइजेशन को जितने भी चैलेंजेस दिए जाते थे वो कहते थे कि सब कुछ थ्योरेटिकल चैलेंजेस, इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज की डेट में जो ग्लोबलाइजेशन के सामने चैलेंज है वो एक प्रैक्टिकल चैलेंज है, उसको सब लोग अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इससे कोई अपनी जो है नजर नहीं चुरा सकता, इसको सबको फेस करना है। तो ऐसे में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उसमें अगर हम नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहते हैं तो नेशनल सेल्फ सफिशिएंसी यही मंत्र जो है वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। फिर से कॉलेज का और प्रतिमा शर्मा मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस मंच से अपनी बात व्यक्त करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीला सर, आपको इतने डिफिकल्ट टॉपिक को इतने सरल शब्दों में बताने के लिए कि अभी जो इतना डिफिकल्ट वर्ड नेशनल सिक्योरिटी हम लोग के दिमाग में आ रहा था क्या है क्या नहीं है, तो उसको मतलब जो हमारे पीएम ने भी ये बोला कि आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा हमें। तो अब एक पहले से हम लोग के मन में माइंडसेट होता था कि हम लोग के बच्चे बड़े होंगे तो विदेश में जाके नौकरी करेंगे, और एक मतलब एक इंडियन कल्चर में ये था कि अरे हमारा फलाने का बच्चा जो है वहाँ विदेश में नौकरी करता है, तो मतलब उसको बहुत बड़ा रिच और एक रेनाउंड पर्सन माना जाता था। तो ये इस पैंडेमिक में, इस सिचुएशन में ये माइंडसेट आई थिंक सबका दूर हुआ होगा कि अब हमें जो है अपने अपने बच्चों को करियर के लिए अपने ही कंट्री में स्टेबल होना पड़ेगा, कि क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनना है और हमें अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है। और कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की भी बात अगर हम करें तो उसमें भी अगर हम इस पॉइंट को लेके चले तो भी हमें अपने ही देश में काम करना है और अपने ही देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने सरल शब्दों में ये सारी बातों को बताने के लिए, इन सारी चीजों को बताने के लिए। ये समय बहुत कम है, हम लोग तो इस पे बड़ा लंबा व्याख्यान कर सकते हैं आपके साथ। तो आशा करते हैं कि आगे फिर कभी हम लोग को समय मिलेगा तो आपको फिर हम लोग सुनेंगे इस टॉपिक पर। इसी के साथ धन्यवाद और ओवर टू यू रश्मि।